अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तालिबान वादे और दावे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में खवातीन को तालीम हासिल करने और काम करने के हुकूक हासिल होंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल सख्तियाँ या पाबंदियाँ इस वजह से हैं क्योंकि उनके तालिबान फाइटर्स की ये ट्रेनिंग नहीं है कि खवातीन से किस तरह डील करना है। बहुत से तज्ज़ियाकारों की ये राय है कि तालिबान बदल गए हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें तस्लीम करे और मुआशी ताउन करे, इसलिए इस बार वो 90 की दहाई वाली गलतियाँ नहीं दोहराएंगे जिसमें खवातीन को ना तालीम हासिल करने की इजाज़त थी, ना काम करने की इजाज़त थी, ना ही बगैर महरम और बगैर बुरके के वो बाहर निकल सकती थी और इसकी खिलाफ वर्जी पर उनके लिए सख्त सजाएँ थी। तालिबान दावा कर रहे हैं कि शरीयत के मुताबिक खवातीन को हुकूक दिए जाएंगे, मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो अपने दावों और वादों पर मुस्तकिल बुनियादों पर अमल कर पाएंगे या नहीं, और यह अमल सिर्फ गिनती के चंद इलाकों में होगा या पूरे अफगानिस्तान में होगा। अफगानिस्तान पहले ही खवातीन के हुकूक के लिए कोई आइडियल जगह नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 15 साल से कम उम्र की सिर्फ 19% लड़कियां तालीम याफ्ता हैं और 2018 में ही 37 लाख स्कूल से बाहर अफगान बच्चों में से 60% लड़कियां थीं। 3 में से 1 अफगान लड़की की 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है। मगर गुज़िश्ता 20 सालों में कुछ बेहतरी देखने में आई थी। खवातीन ना सिर्फ मेडिकल और यूनिवर्सिटी की सतह तक तदरीस के शोबे में आगे बढ़ी, बल्कि सियासत और मीडिया में भी आगे बढ़ी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सन 2000 में स्कूल जाने वाली लड़कियों की तादाद ना होने के बराबर थी, मगर 2012 तक 85% बच्चियां स्कूल जाती थी। सन 2000 में बच्चे की पैदाइश के वक्त 1 लाख में से 1450 खवातीन इंतकाल कर जाती थी और 2018 में यह नंबर आधे से भी कम होकर 638 पर आ गया, मगर इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा है और अब उसके फिर बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। अफगानिस्तान का 2004 का आइन खवातीन और मर्दों में जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को गैर कानूनी करार देता है और इस बात को लाजमी करार देता है कि अफगानिस्तान के 34 सूबों में हर सूबों में कम से कम 2 खवातीन ऐवान ज़ेरी में मुंतखब हों, यानी 27% खवातीन का ऐवान ज़ेरी में मुंतखब होना लाजमी है। 17% खवातीन का ऐवान बाला में मुंतखब होना लाजमी है। अफगान हुकूमत ने यह भी वादा किया कि वो सरकारी मुलाजमतों में 30% खवातीन की नुमाइंदगी होगी, जो 2019 में 27% पर पहुंच चुकी थी। जबकि अफगानिस्तान की फ़ौज में भी खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने का वादा किया गया था, जो मई 2021 में 2% पर थी। यानी सियासत, हुकूमत, पार्लियामेंट और सरकारी ओहदों में खवातीन का किरदार बढ़ा। तालीम में वो आगे आईं, यहाँ तक कि लड़कियों की रोबोटिक्स टीम भी सामने आई। मगर खवातीन की इस तरक्की के ज़्यादातर असरात शहरी इलाकों, बिलखुसूस काबुल में नजर आए और उसे मज़ीद इलाकों में फैलाने की ज़रूरत थी। मगर अब जबकि तालिबान इस वक्त हुकूमत में आ गए हैं तो सवाल उठा है कि नई काबीना और हुकूमत में तो तालिबान की तरफ से पहले ही इशारा कर दिया गया है कि खवातीन की नुमाइंदगी नहीं होगी। जो इस वक्त आर्जी काबीना है उसमें है ही नहीं, तो दीगर फील्ड जिनमें तालिबान ने वादा किया है उसमें क्या होगा। ये सवाल उठ रहा है कि वो वादों पर अमल करेंगे या नहीं, क्योंकि 90 की दिहाई में भी उन्होंने खवातीन की तालीम के हवाले से जो वादे किए उन पर अमल नहीं किया था। खवातीन ने गुज़िश्ता दिनों काबुल और हिरात में एहतजाज भी किया और उन्हें मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2020 के इब्तिदाई 6 माह में खवातीन के मारे जाने के 138 वाक़यात हुए थे, जो इस साल यानी 2021 के इब्तिदाई 6 माह में बढ़कर 219 हो चुके हैं। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक और तालीम के लिए काम करने वाली खवातीन और तंजीमें खदशात का इज़हार कर रही हैं कि अफगानिस्तान में खवातीन का मुआशी, मुआशरती और समाजी किरदार, जो पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें गुज़िश्ता 20 सालों में कुछ बेहतरी ज़रूर आई थी, वो अब एक बार फिर ख़तरे में है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नोबेल इनाम याफ्ता और दुनिया भर में खवातीन के हुकूक और तालीम के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला फ़ंड की को-फाउंडर मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर है आप राब्ते में भी हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ख़वातीन के हुकूक के लिए, उनकी तालीम के लिए काम कर रही हैं। आपने इस हवाले से आवाज़ भी उठाई है जब से तब्दीली अफ़गानिस्तान में आई है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ रही है जैसा कि वादा किया गया है और दावा किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब खानजादा, आपने बात करने का मौका दिया। जो हमारे अफ़गानिस्तान में तालीम के कारकुन हैं, जो एक्टिविस्ट है, उनसे पिछले महीने जितनी भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि वो थोड़े से पुरुमीद थे कि इस बार तालिबान का जो नैरेटिव है तालीम के हवाले से, औरतों के हुकूक के हवाले से, वो बहुत ही मस्बत है और वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तब्दीली आई होगी जो पिछली उनकी हुकूमत थी उससे। मगर आप अगर हकीकत में देखें तो बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें औरतों को वो काम करने नहीं दे रहे, उनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे। मेरी खुद एक जर्नलिस्ट से बात हुई थी कि उनको जब भी वो ऑफिस जाती थी काम के लिए तो उनको वापस भेजा जाता था
और एक हमेशा ही एक बहाना इस्तेमाल होता है कि हम आपको तभी काम करने देंगे जब आपके लिए ये महफूज होगा, कि जब आप सेफ होंगे कि आप काम करने जाए, जब आप महफूज होंगे कि आप स्कूल जाए। तो ये अगर हर दफ़ा ये एक बहाना इस्तेमाल किया जाएगा तो हो सकता है कि वो वक्त आ ही ना जाए कि एक औरत और एक लड़की को काम करने के लिए या स्कूल करने के लिए इजाज़त दी जाए। तो यही खदशा होता है हमेशा कि कब वो वक्त आएगा कि लड़कियां स्कूल जा पाएगी हिफाजत से और औरतें जो है वो काम पर जा पाएगी। दूसरी तरफ ये भी है कि जो तालिबान के लीडर्स है वहाँ पे उनका जिन्होंने बाहर मुल्कों में थोड़ा सा वक्त गुजारा है, उनका नैरेटिव काफ़ी बेहतर हो गया है तालीम और औरतों के हकूक़ के हवाले से, मगर वो भी थोड़ा सा वेग रख रहे हैं, वो भी इतने वाज़ेह अल्फाज में नहीं बयान कर रहे हैं कि क्या औरतें काम कर पाएगी। उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो काबीना में नहीं बैठ सकती या हर किस्म का काम उनको वो इजाज़त नहीं होगा उसका। तो और कह रहे हैं कि वो शरीयत के मुताबिक होगा, लेकिन अभी तक वो एक ही सफ़े पर नहीं आए कि उनका शरीयत क्या कहता है अभी तक तालीम के हवाले से, काम के हवाले से। तो अभी बहुत मुश्किल है कहना कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए फ्यूचर के बारे में या नहीं, मगर जब आप देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन सड़कों पर आई है, वो बैनर्स उठा रही है, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, तो बाकी अफ़गानिस्तान में किसकी हुकूमत आती है किसकी नहीं, ये तो अफ़गानिस्तान के लोगों का फ़ैसला है, उसमें हम नहीं फ़ैसला करेंगे, हमारा वोट नहीं है, हमारे काम नहीं है, लेकिन हम इंसानी हकूक़ के लिए ज़रूर खड़े होंगे क्योंकि ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, जहाँ पर भी हो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम उन अफ़गान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ खड़े हैं जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है। और मुझे साथ में बताइएगा, ज़ाहिर है 40 साल से खाना जंगी देखी है अफ़गानिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है अफ़गानिस्तान के लिए वो अमन है कि किसी भी तरीके से अमन अफ़गानिस्तान में आ जाए। अगर वो अमन आ जाता है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तालिबान करें तो आपके ख़्याल में दुनिया के लिए काबिल कबूल हों? आप जो कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, ख़वातीन की तालीम के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, आप जैसे जो लोग हैं उनके लिए भी काबिल कबूल हो, अगर अमन आ जाता है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तालिबान को करनी चाहिए? पहले तो ये है कि मैं तो जमहूरियत की हामी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी, जिस मुल्क में भी, जिसकी भी हुकूमत बने वो लोगों की वोट के मुताबिक हो। तो जमहूरियत जिस पे हम सब अग्री करते हैं तो उसको अलग करके, इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई हुकूमत बने, कोई काबीना बने, तो उसमें सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी नुमाइंदगी हो, ख़वातीन हो, अक़लियतें हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अहम फ़ैसले होते हैं, ख़वातीन के हवाले से फ़ैसले होते हैं, प्रेगनेंसी हो गई, अबॉर्शन हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई, तालीम हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई, बराबर के हुकूक़ हो गए। तो अगर उन लोगों की आवाज़ें उधर नहीं है तो ऐसे फ़ैसले नहीं बनते जो कि उनके हक़ में जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन वहाँ पर हो और वो काबीना में हो, उनकी आवाज़ उधर तक पहुँच सके। इससे ही मुल्क की बेहतरी आती है। आप जितने भी स्टडीज़, रिसर्च, डेटा सबको देखें, बार बार ये साबित किया जाता है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अच्छे फैसले कर सकती है, उससे मुल्क भी आगे जा सकता है। अभी भी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि वो कौमें फेल होती है जो औरतों को फेल कर देती है। तो अगर हमने एक कौम को कामयाब करना है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, दूसरे भी ममालिक हो, तो उसमें ख़वातीन की कामयाबी बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन के हकूक़ बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत और पूरे मुल्क का मसला है। ये भी बताएगा कि एक राय ये भी है कि जी क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है तो उसमें जो भी तब्दीली आए वो ग्रेजुअल होनी चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए, ना कि मगरबी ममालिक ये डिमांड करें कि जी वो तब्दीलियाँ फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान में नज़र आएँ। इसलिए ये मौका दिया जाना चाहिए, ये वक्त दिया जाना चाहिए कि जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो मामलात हैं कि वो कंजर्वेटिव से ज़रा सोसाइटी लिबरल हो, उसके लिए उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए, ना कि फ़ौरी तौर पर उनसे डिमांड की जानी चाहिए। आप इस बात को कैसे देखती हैं? उस कल्चर को आप समझती हैं? अफ़गानिस्तान के मामलात पर आपकी नज़र रही है? जी जी, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये जो कल्चर का डिबेट होता है और फिर
वेस्टर्न का डिबेट जो होता है कि हम माशरे को कितना लिबरल करें, कितने हकूक़ दें, आई थिंक इसमें वजाहत बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ुद तालीम के लिए बात करती हूँ, मैं औरतों के हकूक़ के लिए बात करती हूँ, लेकिन मुझे अपने कल्चर पर बहुत फ़ख्र है। पश्तून कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, हमारा पाकिस्तानी कल्चर है और बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। और जब हम ख़वातीन की बराबरी की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस मतलब किसी अमेरिका के कल्चर को ले या बाहर यूरोपियन कल्चर को ले, और यहाँ तक कि इस्लामी ममालिक में भी कल्चर बहुत, उसमें आपको वैरायटी नज़र आती है। अरब का कल्चर बहुत डिफरेंट है, इंडोनेशिया का बहुत डिफरेंट है, पाकिस्तान का भी डिफरेंट है। तो इस तरह आपको बहुत कल्चर मिलते हैं इस्लामी ममालिक के अंदर भी। तो एक ये आप नहीं कह सकते कि ये जो है ये सही है और वो गलत है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि हम अपने कल्चर के अंदर ही अपने लिए ये डिफ़ाइन करेंगे कि बराबरी क्या होती है, बराबर के हकूक़ क्या होते हैं, और ये मुमकिन है कि हम औरतों के हकूक़ को महफूज कर पाएंगे अपने कल्चर के अंदर। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल जा पा रही है पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में बहुत सारी बच्चियाँ स्पोर्ट्स में शामिल हो रही है, बहुत सारी बच्चियाँ काबीना में आ रही है, और बहुत सारी ख़वातीन जो है वो हुकूमत में आ रही है, वो अपना किरदार अदा कर रही है। हमारे यहाँ हम तो देख रहे हैं वो ओलंपिक्स में भी जाती है, वो माउंटेनियरिंग भी करती है, वो रिकॉर्ड्स भी बना रही है। तो ये तो बिल्कुल मुमकिन है कि हम अपने ही कल्चर, अपने ही मज़हब के अंदर ख़वातीन की हकूक़ की हिफाजत करें और उनको वो हकूक़ मिले। तो ये कोई, इसमें कोई क्लैश नहीं है, इसमें कोई तज़ाद नहीं है। और ये मुझे बताएगा कि 40 साल हुए हैं, और ज़ाहिर है उस 40 साल में अफ़गानिस्तान ने खाना जंगी भुगती है, रेफ्यूजी क्राइसिस हुए हैं, महाजरीन के मसाइल हुए हैं, और मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी प्रॉक्सी वॉर्स इस मुल्क में लड़ी हैं, भुगता अफ़गानियों ने है, अफ़गान अवाम ने है। अब जबकि अगर महाजरीन का मसला पैदा होता है तो दुनिया को, या फिर अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनका इस हवाले से क्या किरदार होना चाहिए? अगर एक इन्फ्लक्स आता है महाजरीन का, हम देख रहे हैं दुनिया की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं नज़र आ रही है इस हवाले से। हाँ, अगर हम इस 40 साल की जंग के बारे में बात करें तो बंदा सोचता है कि कहाँ से शुरू करे, किस पे उंगली उठाए। तो ये तो बहुत ही एक लंबा मुबाहिसा होगा इस पे, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें याद करें कि जो अवाम है, जो आम लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें टॉर्चर होते हैं, सबसे ज़्यादा वही टारगेट और विक्टिम बनते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, ये इनकी जानें भी जाती है या अपने घर वालों को खो बैठते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए सोचें, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए सोचें। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस जंग में पैदा हुए हैं और उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि क्यों उनके साथ ये हो रहा है, क्यों बाहर मुल्कों की जंगें उनकी ज़मीन पर हो रही है, क्यों उनके अपने ही लोग उनको नाकाम बना रहे हैं इस अमन की, इस जंग में। तो मगर इस वक्त जो हो रहा है, हम मतलब हिसाब किताब होना चाहिए और एक दिन होना चाहिए, मगर इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम अर्जेंट सोल्यूशन पर फोकस करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अभी ख़तरे में हैं उनको सेफ्टी की ज़रूरत है कि उनको जल्द अज जल्द लोग सेफ्टी प्रोवाइड करें। बाहर मुल्क अमेरिका, यूके, कनाडा हो गए, मगर इसके साथ जो हमसाया ममालिक है, ईरान, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान ने दिखाया है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को हिफाजत दी है, उनको फ़्लाइट्स वगैरह की फराहमी की है। तो ये बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम किरदार है। दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन एड की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ममालिक तो अपनी उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, मगर जो आवाम होती है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। तो इस वक्त
फूड की एक्सेसिबिलिटी, लोग अपने बैंक में पैसे भी नहीं एक्सेस कर सकते, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है। तो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये एक इंसानियत की बात है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं है, तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमसाय ममालिक है वो भी अपने बॉर्डर्स खोले और जो लोग ख़तरे में हैं उनको हिफाजत दें। और जो बच्चे इस वक्त इस जंग की वजह से वो बेघर हो रहे हैं या वो सेफ नहीं महसूस कर रहे और वो चाहते कि किसी और जगह मूव करे, तो उनकी तालीम बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान ने तो बहुत सालों से अफ़गान मुहाजिरीन को खुशामदीद कहा है और उनको सहूलतें दी है। तो हम चाहते हैं कि इस बार वो दोबारा दिखाए और बॉर्डर्स खोले और ख़ास तौर पर जो अफ़गान मुहाजिरीन बच्चे हैं उनकी तालीम जल्द अज जल्द फराहम करें। वाला आखिर में मैं एक और बात जानना चाहूँगा। मैं पढ़ रहा था कि आपकी छठी सर्जरी हुई है और आप अमेरिका में हैं इस वक्त। आपने छठी सर्जरी अपनी कराई है। 9 साल हो गए हैं इस वाक़े को, इस अफसोसनाक वाक़े को, जब आप पर हमला हुआ था। अभी तक आपको सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? आप अभी तक सेहतियाब मुकम्मल तौर पर नहीं हुई हैं? ये इसकी ज़रा तफसीलात बताइएगा। हाँ, तो मैंने अपनी कहानी शेयर की क्योंकि एक ही गोली लगी थी, ठीक है, मेरे माथे के दाएं तरफ पर, और उसकी वजह से ही मेरा ईयर ड्रम, फेशियल नर्व वो सब ख़राब हो गया था, कट गया था। और उस सर्जरी एक इनिशियल सर्जरी हुई जो पाकिस्तान में की गई और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर्स का, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जान बचाई। और उसके बाद और भी सर्जरीज थी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस था क्योंकि फेशियल नर्व को स्टिच कराना था ताकि लेफ़्ट साइड की फेशियल मूवमेंट रिस्टोर हो जाए। फिर ईयर ड्रम जो डैमेज हो गया था तो उसके लिए फिर कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना पड़ा। और फेशियल नर्व ऐसी चीज़ें जो कि एक बार मतलब कट जाए, दोबारा आप रिपेयर करें, थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है, बट फिर भी वो उस जो पिछला वाला होता है उसकी तरह नहीं बनता। तो इसलिए फिर मैंने 3 और सर्जरीज कराई। एक जो रिसेंटली हुई थी उसमें जो मेरी प्रीवियस सर्जरीज थी उसकी वजह से मेरे फेस में बहुत ज़्यादा वो बल्किंग सी हुई थी, और तो उसकी फेशियल डी बल्किंग उन्होंने कराई। तो उसी हफ्ते जिस हफ्ते मेरी सर्जरी थी अफ़गानिस्तान में सब कुछ हो रहा था, तो बंदा एक मिनट के लिए सोचता है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बहुत ही लंबे जंग के शिकार हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं, उन्होंने अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को खोया है। वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इस जंग के माहौल में रह रहे हैं। स्वात में जो हुआ वो 2 साल हुआ, वो तो मतलब 2 साल के लिए था और 10 साल पहले की बात है। मगर अभी भी लोग अपने उन दोस्तों को याद करते हैं जो वो खोए हैं उस वक्त में। और अभी भी स्वात के बहुत सारे बच्चे जब वो सोते हैं तो वो डरते हैं क्योंकि उनको पुरानी वो वक्त याद आते हैं। तो जंग के माहौल में रहना एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है और इसका जो ट्रॉमा है वो बंदा सालों साल तक फिर उससे गुजरता है। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अमन के लिए एक हो जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए अहमियत नहीं रखता, ये पाकिस्तान के अमन के लिए भी बहुत अहम है। हमारे जो कबायली इलाके हैं, जो केपी और बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर भी अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अमन के लिए खड़े होंगे और वो अपने जो इस पोजीशन में वो है वो उसको एक अच्छी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे और ख़ास तौर पर वो औरत और बच्चों के हकूक़ के लिए खड़े होंगे। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भी ममालिक में सारे बच्चे और बच्चियाँ मुकम्मल तालीम हासिल कर पाए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो दिन आए जहाँ हम कहें कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 100% है और कोई भी बच्ची और बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। तो हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने ख़ित्ते में अमन ला सकते हैं, अफ़गानिस्तान में भी अमन आ सकता है। इन सब के लिए
लीडरशिप की ज़रूरत होती है, और उसमें हमें इमरान खान, उसमें हमें बाकी हमसाय ममालिक में लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो अवाम है उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। बहुत सारे एक्टिविस्ट है, ख़वातीन एक्टिविस्ट है जो अपना एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है, वो माशरे को बेहतर बना रही है। तो इन सब के कामों को सराहना बहुत ज़रूरी है, और हम सबको चाहिए कि हम अब हमसे जितना हो सके हम खैर के लिए काम करें और अपने मुल्क में, अपने माशरे में बेहतरी लाएं। मुझे ये बताइएगा, जब आपने तालीम का जिक्र किया, आपका मलाला फंड सारे दुनिया भर में काम कर रहा है, पाकिस्तान में भी तालीम के लिए काम कर रहा है, आपको सूरत हाल में बेहतरी नजर आती है तालीम के मैदान में पाकिस्तान में? जी, तो पाकिस्तान में तकरीबन 22 मिलियन बच्चे जो है वो तालीम से महरूम हैं, और इसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। ख़ास तौर पर जब आप सेकेंडरी लेवल पे देखते हैं तो बहुत सारी बच्चियां स्कूल छोड़ देती है, और उसकी ज़्यादातर वजह जो होती है वो कम उम्री में शादी होती है, और इसके साथ साथ गुर्बत भी होती है। बहुत सारे वालिदैन उनकी अपने बच्चों की तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते, और या फिर फैसिलिटीज़ की महरूमियत होती है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में स्कूल्स नहीं है, फीमेल टीचर्स नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। तो बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में तालीम के लिए काम करते हैं। हुकूमत भी अपना काम करने की कोशिश कर रही है, और मलाला फंड भी पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान में काम कर रही है। हमने अभी तक $7.4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, और 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है वहाँ पर। और हम इसी पे काम करते हैं कि जो सबसे डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज एरियाज़ है, हम वहाँ पर लड़कियों की तालीम पर काम करें। केपी में काम करते हैं, साउथ पंजाब में काम करते हैं, सिंध के इलाकों में काम करते हैं, और ये काम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अब हम लड़कियों की तालीम के लिए बात करते हैं, ये मसला जो है ये सिर्फ लड़कियों तक महदूद नहीं है, क्योंकि लड़कियों की तालीम का असर जो है पूरे माशरे पर पड़ता है। बहुत सारी रिसर्च हमें बताती है कि अगर दुनिया में सारी लड़कियां तालीम हासिल करें तो इससे पूरी दुनिया में $30 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इकोनॉमी $30 ट्रिलियन पे आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ गुर्बत कम हो जाती है, जंगें भी कम हो जाती है। हम देखते हैं कि माशरे में और जॉब्स आ जाती है, हम एक बेहतर माशरे में रह पाते हैं, और हमारे मुल्क जो है वो तरक्की कर पाते हैं। हम अगर देखें एक इंडिविजुअल लेवल पे, अगर एक खातून वो तालीम याफ्ता है, वो अपना भी ख्याल रख सकती है, अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकती है। जब वो काम करती है तो वो मईशत को कंट्रीब्यूट करती है, वो अपने माशरे को कंट्रीब्यूट करती है। कल को वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। हमने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन या तो अपने वालिदैन के ख़ानदान पर वो डिपेंड करती है, या फिर शौहर के ख़ानदान पर, और वो हमेशा ही एक मजबूरी की हालत में होती है। तो तालीम औरतों की इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ माशरे के लिए भी ज़रूरी है, ताकि औरतें अपने भी हिफाजत कर सकें और माशरे का भी हिफाजत कर सकें। मलाला, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मलाला यूसुफज़ई की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करो। कल स्टेट बैंक ने मार्केट में सट्टेबाजों को वार्निंग दी, फिर मुदाखलत की खबर आई, और आज रुपए की कदर में बेहतरी भी नजर आई है, और 170 के करीब पहुंचने के बाद डॉलर 168 रुपए 18 पैसे पर आ गया है। मगर मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अगस्त के $4.25 अरब के रिकॉर्ड तिजारती खसारे ने हुकूमत के करंट अकाउंट खसारे के टारगेट पर सवालात उठा दिए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसहाक डार पर मार्केट में स्टेट बैंक के जरिए डॉलर्स बेचकर रुपए की कदर को मसनूई इस्तेहकाम देने का इल्जाम लगाती रही है, उसे एक गलत पॉलिसी कहती रही है, और ये बताती रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर्स बेचकर रुपए को मसनूई इस्तेहकाम देने की कोशिश नहीं करता, इसलिए रुपए की कदर मार्केट फोर्सेस के तहत ही ऊपर नीचे जाती है। मगर जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक ने मार्केट में डॉलर्स बेचे, मगर इसके बावजूद रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ सका। शहबाज राना की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में स्टेट बैंक ने मार्केट में $1.2 अरब पंप किए, और मार्केट में $1.2 अरब का पंप किया जाना स्टेट बैंक, IMF और वजारत खजाना की अपनी पॉलिसीज के खिलाफ है।
शबाद राना की खबर के मुताबिक मिड जून से सितंबर के पहले हफ्ते तक स्टेट बैंक ने 1.2 अरब डॉलर्स मार्केट में बेचे। एक दिन में सबसे ज्यादा 100 मिलियन डॉलर्स जुलाई में और फिर 85 मिलियन डॉलर्स अगस्त में पंप किए। खबर के मुताबिक स्टेट बैंक के जखायर इंतहाई महंगे बैरूनी कर्जे लेकर बनाए गए हैं, जिसमें यूरो बॉन्ड्स और महंगी शरह सूद पर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट शामिल हैं और मार्केट में 1.2 अरब डॉलर्स का इंजेक्शन 1 अरब डॉलर्स के यूरो बॉन्ड से भी ज्यादा है, जिन्हें पाकिस्तान ने 5.9% से 8.5% तक के महंगे रेट पर जाकर इस साल जुलाई में लिया था। और इस 1.2 अरब डॉलर्स के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 साल में 5.8 अरब डॉलर्स मार्केट में डाल चुकी है ताकि रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ सके, मगर इस्तेहकाम नहीं आ सका है। पहले जब असद उमर वजीर खजाना थे उस वक्त पंप किए गए मार्केट में पैसे, मगर उसके बावजूद डॉलर्स के मुकाबले में रुपए की कदर गिरती रही और अब भी यही हुआ। अब ये सूरत हाल है कि आज रुपया संभला है, मगर मार्केट में करंट अकाउंट खसारे को लेकर खदशात पैदा हो गए हैं। स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे का टारगेट 8 से 9 अरब डॉलर सालाना रखा है, मगर मुआशी तज्जियाकार 12 अरब डॉलर से भी ऊपर करंट अकाउंट खसारे के खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के खतरात पैदा हो सकते हैं। रुपए पर दबाव बरकरार रह सकता है, महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को IMF की सख्त शराइत का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शरह सूद और बिजली की कीमतों में इजाफा शामिल हो सकता है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टारगेट पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए भी IMF दबाव डाल सकता है, मगर वजीर खजाना शौकत तरीन पर एतमाद है कि सूरत हाल काबू में रहेगी। घबराहट हो गई है उसमें कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा है और वो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और लोगों ने मतलब घबरा गए हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है और रुपये पे प्रेशर आना शुरू हो गया। तो हमारा ये ख्याल है कि ये ज़रूर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन मैनेजेबल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हमारा ख्याल है कि ये ओवर हीट होना शुरू हो गई हमारी इकॉनमी, तो हम फिर उसके बड़े आसान से ट्वीक हो सकती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। क्या वजह है कि हुकूमत एतमाद दे रही है, स्टेट बैंक वजारत खजाना दोनों की तरफ से पूरे एतमादी की बात की जा रही है, मगर मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज़ पाशा और माहिर मईशत अकबर जैदी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हफीज़ पाशा साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर हुकूमत कह रही है कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हमने देखा करेंसी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल नजर आई। आज रुपए की कदर में ज़रा बेहतरी ज़रूर नजर आई है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, मुसलसल दबाव का शिकार रही। आज ज़रूर 200 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया है। आपको लगता है कि वाकई ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, अनसर्टेन सिचुएशन पैदा की जा रही है, इतनी घबराने की बात नहीं है, या फिर आपको लगता है जो अगस्त का तिजारती खसारा है उसके बाद घबराने की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पहले 2 महीने के आदाद शुमार आए हैं तिजारत के बारे में, वो यकीनन परेशान कुन है। अब आपका तिजारती खसारा जो है वो बहुत ही ऊंचे लेवल पर चले गया है और आपके दरामद का जो लेवल है 6.5 अरब डॉलर एक महीने में, ये तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। तो यकीनन आपके तिजारत के खसारे में बहुत इजाफा हो रहा है और इस रफ्तार से चलता रहे तो खुदा न खास्ता ये 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसीलिए हुकूमत को टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर दोनों चीजें करनी होंगी। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें और किसी ना किसी तरीके से खासतौर पे नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश शुरू कर दें। मगर पाशा साहब, एक्सपोर्टर्स को भरपूर इंसेंटिव्स दिए हैं हुकूमत ने, कोशिश की है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। एक आध महीने में बढ़ी, उसके बाद फिर नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत का टारगेट है उसके हिसाब से नहीं चल रही। और हुकूमत क्या करे अब? मेरा ख्याल यह कि हुकूमत को अपने एक्सपोर्ट बेस को ब्रॉडन करना पड़ेगा। अभी तक जो सारा रुझान है वो 5-6 आइटम्स पे है, जिसमें टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। हमारे अल्लाह के फजल से कुछ और 5-6 एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी एक्सपोर्ट 2.5 अरब 100 अरब तक मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। अब आप देखें, आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपका हलाल मीट, आपके केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी वही इंसेंटिव्स दें जो आप टेक्सटाइल और जो पुराने आपके एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट्स हैं उनको दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको यह भी करना पड़ेगा कि जो जीरो रेटिंग का निजाम था उसको कम से कम कुछ हद तक वापस लाना पड़ेगा। आपने ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव जो था वो आपने खत्म कर दिया था।
और उसके नतीजे में यकीनन प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर हुई। अब वक्त आ गया कि कुछ हद तक कम से कम आप छोटा सा एक फिक्स सेल्स टैक्स रेट करें डोमेस्टिक सेल्स पर, और तकरीबन जीरो रेटिंग की तरफ वापस जाने की आपको इस वक्त जरूरत पड़ रही है, और मेरी एडवाइस ये कि आप इसे देख लें। अकबरुद्दीन साहब, आप बताइएगा, आपको लगता है कि अगर $4.25 अरब का तिजारती खसारा हो गया अगस्त के महीने में, तो हुकूमत ज़ाहिर ये भी कहना चाह रही है कि कुछ ऐसी दरामदाद हैं जो वन ऑफ हैं, वो उस तरीके से नहीं नज़र आएंगी? आपको लगता है कि चीज़ें वाकई कंट्रोल में रहेंगी, हुकूमत के टारगेट में रहेंगी, या फिर इस वक्त वाकई परेशानी की बात है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करती नज़र आ रही है? मेरा तो ख्याल है कि जो मईशत अभी है इसके दो बहुत बड़े मसाइल हैं। एक तो इफ़रात ज़र जो 8, 9, 10 के करीब इस वक्त चल रही है, और मुझे लगता है कि शायद इसमें इजाफा हो। और दूसरा, जैसे आपने निशानदेही की करंट अकाउंट डेफिसिट की, ये बहुत ही संगीन नंबर्स हमारे पास सामने आए हैं। 4.23 बिलियन का अगस्त में खसारा था, जो शायद तारीख़ में सबसे ज़्यादा है। और ये अगर हम देखें पिछले महीनों के हवाले से ये बढ़ता जा रहा है। उसकी एक वजह, 2-3 वजूहात है मेरे ख्याल, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये है क्यों। एक तो ये कि 1 साल से हमारी मईशत बिल्कुल बंद रही है, जैसे और मुल्कों की बंद रही है कोविड की वजह से, और जैसे जैसे मईशत आगे बढ़ती है उसमें ग्रोथ होती है, ख़र्चा होता है, तो उससे इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। ये पहली बात है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो बिल्कुल नेसेसिटीज़ हो। एक तो ये। दूसरा, ये जो पहले हमारी हुकूमत ये बड़ा इस पर एतरा रही थी एक तरह से कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए, लेकिन अगर हम देखें कि जुलाई और अगस्त में हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं 2 महीने मुतबातर जो हैं कम हुए, और ये एक अपनी नेचुरल लेवल पे आ गए। और मेरा ख्याल है कि ये समझने की ज़रूरत है कि बड़े क्यों थे। ये बड़े इसलिए थे कि चीन, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये वो ममालिक थे जो बुनियादी तौर पर कोविड की वजह से बंद हो गए थे, इनका कारोबार बंद हो गया था, तो कुछ एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए थे। मुझे लगता है कि अब जैसे हिंदुस्तान, बांग्लादेश और चीन वापस आ गए, इनकी प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ गई है, तो वो जो इम्पोर्टर्स हैं दूसरे मुल्कों में वो शायद वहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए और हमारे इम्पोर्ट्स भी बेइंतहा बढ़ गए। मतलब तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर अगर बरामदात जो हैं वो टारगेट से कम हो रही हैं, दरामदात टारगेट से ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या करंट अकाउंट खसारा आपको लगता है कि 8 से 9 अरब डॉलर्स का जो हुकूमत कह रही है, 2 से 3% GDP का कह रही है, स्टेट बैंक का जो टारगेट है वो उतना हो पाएगा, या फिर ये उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि माजी में बार बार अगर थोड़ी सी इकनॉमिक ग्रोथ आई है, थोड़ी सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी हुई है, तो करंट अकाउंट खसारे की वजह से मईशत हमें गिरती नजर आई है। देखें, स्टेट बैंक का जहाँ तक ताल्लुक था, वो पूरे साल का कोटा इन 2 महीने में हो गया खसारे की, ट्रेड डेफिसिट की बात है। 26% जो पूरे साल का टारगेट था वो ये जुलाई और अगस्त में पूरा कर चुके हैं। तो आप खुद ही सोचें कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिसी है ना इस हुकूमत की, और ये भी मेरे ख्याल है ये बात समझनी ज़रूरी है कि इस हुकूमत की नाकामी नहीं है ये सिर्फ, ये बहुत सारी मुख्तलिफ हुकूमतों की भी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। 24-25 बिलियन ये तकरीबन पिछले 7-8 साल से चलती आ रही हैं। थोड़ा बहुत बढ़ गई थी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ शिफ्ट हो गई थी चाइना से, इंडिया से, लेकिन अब हम उसके फिर जो हमारा जो नेचुरल लेवल है एक तरह का 24-25 बिलियन साल का, 2 बिलियन साल महीने का, वहाँ तक वापस आ गए। तो मुझे तो बहुत यकीन है कि ये खसारा बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं इस इक्तिसादी साल को, 10 महीने आगे हैं। तेल की कीमत भी बढ़ रही है, हमारी डिवैल्यूएशन बेइंतहा हुई है, 40% हुई है पिछले 3 सालों में, और इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भाई साहब, तो आप अगर 45 अरब डॉलर्स का पाशा साहब कह रहे हैं कि तिजारती खसारा हो सकता है, तो आपको भी नहीं नजर आ रहा कि 8 से 9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा जो हुकूमत टारगेट कर रही है 2 से 3% GDP का, ये हो पाएगा और हमें इससे ऊपर ही जाना पड़ेगा? ये देखिए, इस बात का खतरा यकीनन मौजूद है। हमारा अंदाजा यह है कि जिस रफ्तार से तिजारत का खसारा बढ़ रहा है इस वक्त, अगर उसे फौरन किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया, और खुदा न खास्ता हो सकता है कि साल के एंड तक जो हमारा स्टेट बैंक कह रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट 3% होगा GDP का, खतरा जरूर मौजूद है कि ये 4% तक भी पहुंच सकता है, यानी कि 12 अरब डॉलर।
और साथ साथ आप कर्जों की वापसी जो है वो तो आपको पता है तेजी से बढ़ रहा है, तकरीबन आप सब मिला लें तो 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। तो आपके पास इस वक्त जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की 23 अरब डॉलर। अब वो इतना बड़ा अमाउंट कैसे हासिल करेंगे, तो आपको करंट अकाउंट को कम करना ही पड़ेगा और उसके जो तरीके हैं वो तो आपको पता है क्या है, और उसके नतीजे में अफरात-ज़र में और इजाफा होने का खतरा जरूर मौजूद है। मगर भाई साहब, करंट अकाउंट को कम करने के लिए जाहिर है हुकूमत कोशिश करती है कि कंजम्पशन कम हो, उससे इकॉनमी जो है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। रुपया अगर मजीद गिराएंगे तो उससे इंपोर्ट को कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं महंगाई उससे हो जाएगी, शरह सूद बढ़ाएंगे तो फिर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो क्या करे हुकूमत? तो मुझे ये भी बताइए कि आमतौर पर से कम 3-4 साल का स्पेल पाकिस्तान देखता है ग्रोथ का, उसके बाद जाहिर है वो करंट अकाउंट खसारा नहीं बर्दाश्त होता और फिर मईशत धड़ाम से नीचे गिरती हमें नज़र आती है। इस दफ़ा ये एक ही साल है 4% देखिए, अगले साल 5% टारगेट कर रहे हैं। इतनी जल्दी हम क्यों बस्ट की तरफ जा रहे हैं? जो बूम बस्ट का साइकिल इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? दरअसल इसमें ज्यादा जो असर है वो कीमतों का है, डिमांड के इजाफे का इतना असर नहीं है। 2/3 जो है वो कीमतों का असर है और मुश्किल से 1/3 जो है वो हमारे इकोनॉमी के अंदर डिमांड का इजाफा है। अलबत्ता कुछ चीजों में डिमांड में बहुत इजाफा है। गाड़ियों की दरामदाद में तकरीबन 100% इजाफा, 2 गुना हो गए। मगर बाज आइटम्स ऐसे हैं जिनमें डिमांड का इतना असर नहीं है जितना आपकी कीमतों का है। अब आप देख लीजिए ना, पाम ऑयल की कीमत पिछले साल के जून और इस साल के जून से आप कंपेयर करें तो 80% इजाफा है। पेट्रोल की कीमत आप देखें कि तकरीबन 8-10 महीने पहले ये $35 था, अब ये 70 से भी ऊपर चले गया है। तो ज्यादा असर इस वक्त कीमतों का है, तो इसलिए ये परेशान कुन इस लिहाज से ज्यादा है कि बाहर से प्रेशर आ रहा है। अकबर जी साहब, अब क्या किया जाए? पहले कहा जाता था कि जी रुपया क्योंकि हमारा ओवर वैल्यूड है, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इंपोर्ट्स सस्ती हैं, एक्सपोर्ट कंपेटिटिव नहीं है। रुपया इतना गिर गया मगर एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, इंपोर्ट्स कर्टेल हो नहीं रही हैं। अब रुपया स्टेट बैंक इंटरवीन कर भी रहा है तो थोड़ा बहुत संभला है। अब क्या करें इंपोर्ट्स कम करने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम इसमें जाल में फंस गए और ये कई सालों से हम फंसे आए हैं और हम ये कहते हैं कि रेमिटेंसेस हमें बचा लेगा, रेमिटेंसेस हमें बचा लेगा। मेरा ख्याल है कि अब हम एक रेमिटेंसेस की पीक पे आ गए, 28-29 बिलियन डॉलर्स। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा नहीं होगी और शायद मुमकिन है कि इस साल जो थोड़ा बहुत कम भी हो जाए। इंपोर्ट्स को कम करना बहुत मुश्किल है। आप कहाँ वो लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे? पिछले साल जो इक्तिसादी साल था, हमारी मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट्स में, सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में 2 अरब डॉलर का हमने इंपोर्ट किए थे, तकरीबन 50% पिछले सालों के मुकाबले में बढ़ा था। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ कहाँ पाबंदी लगाएंगे। बहुत सारे माहिरीन हैं वो कहते हैं आप फलां चीज़ पे लगा दें, इस खाने पे लगा दें, उस खाने पे लगा दें। मेरा ख्याल है हमारा बहुत बड़ा बुनियादी स्ट्रक्चरल मसला है जिसकी तरफ हमने ना सोचा है और ना हमने तवज्जो दी है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा जो सबसे अहम मसला इस साल में होगा, इस इक्तिसादी साल में होगा, वो इफ़रात ज़र जो हम इंपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई हल नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, बढ़ता ही जाएगा। भाई साहब, अब ज़ाहिर स्टेट बैंक ने पिछले दिनों इंटरवीन भी किया, 1.2 अरब डॉलर इंजेक्ट करके, जैसा कि शहबाज राना साहब की खबर है, मगर उसके बावजूद रुपया गिरता चला गया। आज कल वार्निंग भी दी स्पेकुलेटर्स को, तो आज ज़रा संभला भी है। अब अगर ये रुपया गिरता है तो क्या ये रास्ता है कि जिससे इंपोर्ट्स कर्टेल हो सकें? इन्फ्लेशनरी प्रेशर का तो आप इशारा कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स ज़रा कम हो और एक्सपोर्ट्स को ज़रा फ़ायदा हो जाए। देखिए, मजबूरन आपको तीनों चीजें करनी पड़ेंगी खुदा न खास्ता अगर ये खसारा इसी लेवल पे रहा। एक तो आपको कुछ और कमी लेने पड़ेगी रुपए में, दूसरे तरफ आपको फिर, अब आप देखिए कि सैटरडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है स्टेट बैंक की। देखते हैं उनकी पॉलिसी क्या है, कि क्या वो सरे सूद को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं या अभी तक वो उसे रोके रखेंगे 7% पर। अलबत्ता वक्त आने पर शायद इसमें भी कुछ इजाफा करना पड़े। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो बजट में नहीं हमने देखा, उसके ऑपोजिट देखा,
कि आपको नॉन एसेंशियल आइटम्स पे ड्यूटीज बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। अब आप देखिए कि गाड़ियों की इंपोर्ट आपने ड्यूटी कम की और 2 गुना हो गए इंपोर्ट, तो ये तो नामुनासिब है और आपको पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। टैरिफ्स जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा नॉन एसेंशियल आइटम्स पर। ये एक बेहतर तरीका है इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने का। अकबर साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत कुछ इकदाम करके क्राइसिस को अवॉइड कर सकती है, या इस ग्रोथ नंबर के साथ अब वो क्राइसिस में हम जाते नजर आ रहे हैं? हर सूरत में कोई इसका कोई बचाने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा IMF से एक और मुआहदा जल्दी से कर दिया जाएगा, हमारा खसारा बढ़ता जाएगा। एड भी अब पता नहीं कितनी आती है नहीं आती, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से शायद थोड़ी पाकिस्तान की तरफ को आने लग जाए। लेकिन ये और अजीब बात है कि मुझे लगता है कि चाहे वो रज़ाक दाऊद हों या शौकत तरीन हों या इमरान खान साहब हों, इसको तवज्जो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बस काम चला रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक डेंजर सिग्नल है, खौफनाक मंजर की तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ तक हमारी इक्तिसादी सूरत हाल का ताल्लुक है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। भाई साहब, ज़ाहिर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करनी है, तवक्को की गई थी कि हाई इन्फ्लेशन देखने के बाद अगर हुकूमत तेज़ी से महंगाई और कंट्रोल कर ले तो शायद शरह सूद जो है वो 7% पे रहे, उससे कम हो। मगर अब तो वादे तौर पर आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ये बॉटम हमने देख लिया है 7% का, इससे कम होगी नहीं। हालांकि खित्ते में इससे भी कम है शरह सूद, जिसकी वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से मईशत तेज़ चलती है, और बल्कि IMF के प्रोग्राम की वजह से अब खतरात पैदा हो गए हैं कि इसमें ग्रेजुअली जो कि इजाफा ही देखा जा सकता है। अगर इस दफ़ा नहीं हुआ तो अगली दफ़ा इजाफा देखा जा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि कम होने की गुंजाइश, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, कम हो गया। और बात यह है कि देखिए ना कि जो हालात हो रहे हैं, अब हम तो तिजारत के खसारे के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मुल्क का जो कर्जा है, एक महीने में, जुलाई के महीने में, एक महीने में, सिर्फ एक महीने में 1200 अरब का इजाफा है खसारे के बोझ में। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। 74 साल में जो कर्जे हमने लिए, एक महीने में उसमें 3% इजाफा है। अब आप मुझे बताइए कि ये चीज कंट्रोल में है? ये तो यकीनन परेशान कुन है। अकबर साहब, आप भी समझते हैं कि कर्ज में इजाफा एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है मईशत के लिए? खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम हम वापस कैसे करेंगे। अगर मसलन बैरूनी कर्जा है, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी हम वापस नहीं कर पाएंगे, हमारा कर्जा बढ़ता जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, 24, 25, 26 अरब, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। इस साल का टारगेट है $70 अरब। ये मुझे लगता है कि उससे अगर हमारी मईशत आगे बढ़ती रहे, दोबारा जैसे पहले थी कोविड के ज़माने में, उसी रफ्तार से बढ़े, तो यकीन से ये आगे बढ़ेगा। हम कर्ज़े लिए जाएंगे, ये कर्ज़े का बोझ बढ़ता जाएगा। ये भी बताना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में ने एक कानून पास किया था कि मेरे ख्याल 65% या 7% था GDP से हमारी ज़्यादा कर्ज़े, जो बैरूनी कर्ज़े जो हैं और अंदरूनी कर्ज़े नहीं हो सकते। और अगर अब 85% तक पहुंच गए तो ये और आगे जाएंगे। ये हम बहुत बड़े एक इक्तिसादी बम पे बैठे हुए हैं और इसका फटना ज़रूरी है। इसके असरात बहुत संगीन होंगे और मुझे नहीं नज़र आता कि इसकी तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।